जीतेंगे हमें वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। हमने फिजिक्स के मैराथन को बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। उसके साथ अब लेकर हाजिर हैं केमिस्ट्री का बुलेट मैराथन। बुलेट मैराथन में बुक फर्स्ट की जो भी बनने वाले हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी CYQ, जिसका नाम है हमारा CYQ, यानी करंट ईयर में आने वाले क्वेश्चन। तो हमारे करंट ईयर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस साल जो आने वाले क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को आज हम एकदम फोड़ने वाले हैं, एकदम शानदार तरीके से। कंप्लीट केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में छपने वाला, तो एकदम शानदार तरीके से इस सीरीज़ का आप आनंद लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आधा अधूरा देखेंगे तो इसकी गारंटी नहीं है। गारंटी हम दे रहे हैं, इसी क्लास से आपके सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिलियन पहला चैप्टर हमारा क्या है, आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, MP सभी बोर्ड का क्या है, हमारा बिलियन फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिलियन में। बिलियन में सबसे पहले हम फार्मूला को जान लेते हैं, कौन कौन से हमारे फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम बिलियन में सूत्र को जान लेते हैं, कौन कौन से सूत्र हमारे हैं, उस पर आधारित हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला हमारा भार प्रतिशतता, पहला हमारा है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता यानी W/W प्रतिशत। भार प्रतिशतता को लिखते हैं क्या, W/W प्रतिशत से लिखते हैं। तो भार प्रतिशतता होता है WA हमारा क्या होता है, WA प्लस WB गुणे कितना होता है 100। और दूसरा हमारा है मोल प्रभाज। दूसरा हमारा फार्मूला है कितना, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज इसको हम क्या लिखते हैं, यक्से से लिखते हैं। हमारा होता है NA प्लस NB। तो हमारा यहाँ पर हमारा WA क्या है, WA हमारा क्या, विलेय का भार। WA हमारा क्या है, विलेय का भार। और यहाँ पर हमारा WB क्या है, हमारा विलायक का भार, विलायक का भार। तो और हमारा क्या है, NA मोल। NA क्या, हमारा विलेय का मोल। NA हमारा क्या मोल में है, किसका, विलेय का। NA हमारा क्या, विलेय का मोल। और NB क्या है, NB भी क्या है, मोल में है, किसका, विलायक का मोल। और हमारा तीसरा है कितना, क्या है, हमारा तीसरा फार्मूला है मोललता। मोललता, मोललता। मोललता को लिखते हैं क्या, स्मॉल m से लिखते हैं। इसमें होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। तो MA गुणे WB। और फिर हमारा होता है चौथा है हमारा फार्मूला मोलरता। मोलरता, मोलरता को लिखते हैं किससे, कैपिटल M से। हमारा होता है WA गुणे 1000 बटे MA गुणे भी क्या होगा, हमारा आयतन किसमें, लीटर, मिली लीटर में। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है पांचवा हमारा फार्मूला है P नॉट B माइनस P बटे PB नॉट। PB नॉट बराबर हमारा होता है क्या, XA हमारा, ये हमारा क्या, ये हमारा राउल्ट का नियम है। ये हमारा क्या, राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम। इसी को हम कहते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ये हमारा क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है। अब हमारा छठवां है P बराबर होता है कितना, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। हमारा कुल वाष्प दाब बराबर हो जाएगा। अब सातवां हमारा है डेल्टा TB। डेल्टा TB बराबर होता है कितना, KB गुणे कितना, हमारा KB गुणे हमारा होता है कितना, स्मॉल m। ये हमारा क्या है, क्वथनांक में, ये हमारा ये फार्मूला क्या है, हमारा क्वथनांक में उन्नयन। ये हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, हमारा क्या, क्वथनांक में उन्नयन। हमारा अगला आठवां है हमारा डेल्टा TF बराबर KF गुणे M। डेल्टा TF बराबर KF गुणे
यम। ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्वथनांक में क्या हमारा क्या है, ये हमारा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन, ये हमारा क्या हिमांक में अवनमन है। और हमारा 9वां है पी भी बराबर एन आर टी। पी भी बराबर हमारा क्या एन आर टी। हमारा ये क्या हमारा परासरण दाब, परासरण दाब, परासरण दाब का फार्मूला है, जहाँ पी बराबर सी आर टी भी होता है, जहाँ पी बराबर सी आर टी भी होता है। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा 1/2 गुणांक 10वां है हमारा, आई बराबर होता है कितना, हमारा कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों की संख्या कब, बाद में, बाद में कणों की संख्या बटे कणों की संख्या पहले, कणों की संख्या पहले, कणों की संख्या क्या पहले, कणों की संख्या पहले। हमारा जहाँ यहाँ पर आई क्या हमारा 1/2 गुणांक है, 1/2 गुणांक है, हमारा क्या आई 1/2 गुणांक है। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कारण निम्नलिखित में किसका परासर दाब सबसे अधिक होगा। तो जिसमें हमारा क्या होगा, आई का मान सबसे अधिक होगा, उसका परासर दाब क्या होगा, हमारा पी उसका अधिक हो, जिसका दाब अधिक होगा किसका, जिसकी सांद्रता अधिक हो, जिसकी सांद्रता अधिक हो, या जिसका आई का मान क्या हो 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक का मान जिसका क्या होगा अधिक होगा, उसकी क्या होगी आई का मान, जिसका वियोजन का मात्रा अधिक होगा उसका परासर दाब भी क्या होगा अधिक होगा। तो ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को लिखते हैं क्या KCl, हमारा पोटेशियम क्लोराइड KCl है। इसमें आई का मान क्या रहेगा, आई का मान इसमें 2 है, 1 1 2। अब हमारा क्या AU हमारा सोना, इसमें आई का मान हमारा कितना है 1 है। हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2, Mg1Cl2, यानी इसमें आई का मान कितना रहेगा हमारा 2Cl माइनस और Mg डबल प्लस, यानी कितना इसमें हो जाएगा आई का मान कितना रहेगा हमारा 3। और हमारा एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4, AlPO4, इसमें हमारा आई का मान कितना होगा 2, 2 आयन में टूटेगा। तो हमारा क्या होगा आई का मान सबसे अधिक किस में है, तो हमारा आई का मान क्या सी में, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन में। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगला आ चुका है। करा किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। कोई विलयन है उसके अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करेंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो गुण विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जो गुण क्या हो, जो गुण क्या हो विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, मात्रा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। जो गुण क्या हो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है वो क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ये क्या होते हैं 4 होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं 4 होते हैं। तो विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के कणों की प्रकृति पर, ये तो होगा नहीं। विलायक के कणों की प्रकृति पर, ये भी नहीं होगा। विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर नहीं। जो पदार्थ क्या विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, यानी विलेय के कणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 ग्राम NaOH 500 मिली बिलियन में घुला हुआ है। 4 ग्राम NaOH को क्या किया हमने 500 ग्राम 500 मिली बिलियन में, यानी आयतन दे दिया कितना भी दे दिया 500 मिली, और 4 ग्राम हमारा ए का मान हमारा कितना दिया 4 ग्राम दे दिया है। और इसका हमारा एम में यानी अणुभार हमारा कितना रहेगा, NaOH का अणुभार कितना रहेगा हमारा 40। NaOH का अणुभार होता है कितना 40। तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमारा मोललता करें, मोलरता है, सॉरी मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता जब आयतन दिया तो क्या करेगा मोलरता पूछेगा। तो हमारा क्या होगा WA गुणे 1000 बटे MA गुणे कितना भी किस में मिली में। तो आयतन हमारा मिली में। तो WA का मान कितना दिया हमारा, WA का मान कितना दिया 4 ग्राम, और MA का मान कितना है हमारा अणुभार कितना है 40 है गुणे कितना हमारा 1000 बटे हमारा आयतन कितना दिया 500 मिली। तो 500 दूना कितना जाएगा 1000 और 4 सवैया में, और हमारा कितना आ गया 2 गुणे 10 का पावर -2 यानी 0.02। तो
ये हमारा क्या, एक सेकेंड हमारा क्या, ये 0 एक ही है ना, हमारा क्या होगा 10, यानी कितना होगा 0.2, हमारा कितना होगा 10 का पावर -1। तो सीधे यहाँ लिख देंगे कितना, 10 से भाग कितना हो जाएगा 0.2 मोल प्रति लीटर। तो हमारा कितना होगा, मोलरता हो जाएगा मोल प्रति लीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है 180 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम जल में घोला जाए। 180 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया, 360 ग्राम जल में घोला जाए। तो हमारा ग्लूकोज का सूत्र होता है C6, हमारा ग्लूकोज का कहता है सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका सूत्र हो गया। तो हमारा क्या, ए हमारा ए है, ये ग्लूकोज है, और हमारा जल क्या है, हमारा बी क्या है, जल है। तो हमारा डब्ल्यू ए का मान दिया कितना, हमारा दिया 180 ग्राम, और डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है, डब्ल्यू बी का मान दिया कितना 360 ग्राम। तो हमारा यम ए का अणुभार कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, इसका अणुभार कितना हो जाएगा हमारा 180 ग्राम। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा 180 ग्राम। तो मोल प्रभाज पूछ रहा है, और डब्ल्यू बी हमारा जल का अणुभार हो जाएगा कितना 18 यम बी का मान कितना हो जाएगा हमारा 18। तो हमारा एन ए बड़ा क्या, डब्ल्यू ए बटे यम ए होता है कितना 180 बटे 180, यानी कितना आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा एन ए का मान कितना है हमारा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एन बी का मान कितना आ जाएगा 360 बटे 18, यानी कि कितना आ जाएगा एन बी का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो एन ए का मान कितना है हमारा 1, और एन बी का मान कितना है हमारा 20। तो हमारा पहला पूछ रहा क्या, घोला या तो विलयन का मोल प्रभाज। तो हमारा मोल प्रभाज पहला पूछ रहा कितना, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका कितना आएगा, मोल प्रभाज यक्स ए, मोल प्रभाज यक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा एन ए बटे, हमारा मोल प्रभाज एन ए बटे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी यानी 1 बटे 1 प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा 1 बटे 21, यानी 0.04। तो हमारा कितना आ गया, मूल प्रभाव 0.04 आ गया। तो एक आंसर हमारा कितना आ गया। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोललता, दूसरा है मोललता। अब मोललता, तो यहाँ पर क्या है, मोललता है ना, मोललता पूछ रहा है, मोललता। तो मोललता बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्ल्यू बी। तो हमारा डब्ल्यू ए का मान कितना है 180 गुणे 1000, और एम ए का मान कितना है 180 गुणे डब्ल्यू बी का मान कितना है हमारा 18। तो हमारा 180 118 कट गया, यानी आ गया हमारा कितना 100 बटे डब्ल्यू ए का 180 गुणे 180, और क्या कितना हो गया हमारा 18 आ गया। डब्ल्यू बी का मान कितना हमारा, डब्ल्यू बी का मान 360 है ना, ये तो एम बी है ना, डब्ल्यू बी का मान कितना हमारा 360। तो हमारा कितना 1 0 से 1 0 कट गया, आ गया 100 बटे 36। तो हमारा निकल के आ जाएगा 2.7 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, कापर जो क्या है हमारा सॉल्यूशन ये सीएल में नहीं घुलता, जो हमारा कापर है ये सीएल में नहीं घुलता, क्यों नहीं घुलता है। तो हमारा जो कापर है, जो कापर का हमारा हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है 0.34 वोल्ट होता है, जबकि हमारा क्या होता है हाइड्रोजन का होता है कितना 0.00 वोल्ट। तो क्या होता है, इसलिए क्या होता है नहीं घुलता। तो कह सकते हैं इसको उत्तर, इसका उत्तर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हमारा कापर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव, कापर का जो हमारा क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कापर का क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या है अधिक होता है। कापर का
मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव से इलेक्ट्रोड विभव से अधिक होता है जिस कारण कॉपर HCl में नहीं घुलता। जब क्या होगा, इसका अधिक है तो कि इसको घुलने देगा, कम वाले को अपने पास आने देगा नहीं, तो इसे क्या होगा, कॉपर HCl में नहीं घुलता है। तो इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है जिस कारण क्या होगा, जिस कारण कॉपर क्या होगा, जिस कारण कॉपर HCl में नहीं घुलता, कॉपर HCl में नहीं घुलता है, जिस कारण क्या होता है, कॉपर HCl में क्या होता है, नहीं घुलता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। तो हमारा जो जिंक है हमारा कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं CuSO4। जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। तो जिंक का हमारा क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। जो जिंक का होता है कम होता है, और क्या करेगा जिंक क्या करेगा कॉपर को विस्थापित कर देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेता है, और क्या होगा, कॉपर अलग हो जाता है। जिंक क्या करेगा, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर से क्रिया कर लेता है, कॉपर से क्रिया करके क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक की बर्तन नहीं बनाते हैं। जिंक का बर्तन हम किसी चीज़ क्या कहते हैं, नहीं बनाते हैं। तो लिख सकते हैं जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, विभव से कम होता है, कम होता है। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कॉपर के मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या होता है, कम होता है, जिस कारण यह कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या होता है, विस्थापित करता है, जिस कारण यह कॉपर सल्फेट से CuSO4 से Cu को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या कहता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यह क्या करता है, कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है 1.58 ग्राम KMnO4 को विलयन में 200 मिली आयतन में घोला गया। विलयन को क्या गया, 200 मिली आयतन में घोला गया। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो KMnO4 का अनुभार दिया है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहता है मैक्सिमम। तो हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, ये V है, आयतन है, और हमारा क्या है, ये हमारा WA है, ये हमारा क्या है, WA है। तो यहाँ पर WA बराबर हमारा कितना दिया, 1.58 ग्राम। तो हमारा MA हमारा कितना दिया, 158। MA का हमारा कितना दिया, 158। तो 158 दे दिया MA का मान, और हमारा V का मान कितना दिया, हमारा 200 मिली। तो हमारा मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं सीधे फार्मूले पर, मोलरता। तो मोलरता हमारा हो जाएगा WA गुणे 1000 बटे MA, WA गुणे 1000 बटे MA, यानी V को किस में लिखेंगे, हम V को मिली में लिखेंगे। तो हमारा WA का मान कितना, 1.58 गुणे 1000 बटे MA का मान कितना है हमारा 158 गुणे 200, आयतन दिया 200। तो 158 से क्या होगा, 158 कट जाएगा, और हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.01 के रूप में। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर अब हमारा कितना आ जाएगा कितना, 2 जीरो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 बटे 200। तो हमारा क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी निकल के आ जाएगा हमारा 0.05
मोल प्रति लीटर, या लिख देंगे क्या, कैपिटल एम। हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला। कर राउल्ट का नियम लिखें। राउल्ट का नियम कर 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात करें। यदि जल का वाष्प 12.8 के पास्कल हो तब। तो हमारा क्या हो, जल का वाष्प दाब क्या हो, केल्विन पास्कल हो तब 12.8। तो अब आइए इसका राउल्ट का नियम सबसे पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउल्ट के नियम को लिखते हैं। राउल्ट का नियम, तो हमारा क्या है, राउल्ट का नियम। सबसे पहले हम राउल्ट के नियम को आइए लिखते हैं। तो राउल्ट का नियम होता क्या है, कह रहा है पहला पॉइंट, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों के, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों, किसी विलयन में वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों, वाष्पशील पदार्थों के आंशिक वाष्प दाबों, आंशिक वाष्प दाबों का योग, दाबों का योग उसके कुल वाष्प दाब के योग, उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है, उसके कुल वाष्प दाब की क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा P बराबर होता है क्या, P बराबर होता है PA प्लस PB। किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, किसी विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा कि विलयन में वाष्पशील पदार्थ का, विलयन में वाष्पशील पदार्थ का विलयन में वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के, उसके मूल प्रभाज के विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है, प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। मूल प्रभाज का, उसके मूल प्रभाज का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हमारा PA प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा XA, PA प्रोपोर्शनल टू XA। तो हो सकते हैं, लिख सकते हैं PA बराबर XA0 ए, PA प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमारा क्या होगा, PA0 XA और PB प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होगा, XB। तो हमारा PB बराबर हो जाएगा क्या, PB0 X PB0 XB होता है। तो हमें उम्मीद है कर विलयन के वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, उसके मूल प्रभाज का सीधा समानुपाती होता है। तो इतना हमारा क्या, राउल्ट का नियम हमने लिख दिया। अब 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घुलाता है। तो हमारा यूरिया का फार्मूला होता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2 और जल में घुलाता है, हमारा क्या A हो गया। और हमारा क्या है, जल में घोला जाता है 60 ग्राम यूरिया को, हमारा क्या होगा, B हो गया। तो हमारा इसका WA का कितना, 60 ग्राम यूरिया को कह रहा है। तो हमारा यूरिया का अणुभार होता है कितना, हमारा MA, इसका अणुभार होता है क्या, हमारा 60 होता है। और H2O का हमारा क्या है, WB,
कितने ग्राम में क्या हमारा जल की मात्रा कितना है, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमारा WB का मान कितना, हमारा जल का हमारा WB का मान कितना है 180 ग्राम, 180 ग्राम जल में। तो हमारा MB का मान कितना हो जाएगा, हमारा MB का मतलब हमारा कितना 18। तो हमारा अणु भार, ये हमारा क्या है, अणु भार है, में क्या हमारा अणु भार है। तो हमारा ये क्या है, अणु भार है, अणु भार हमारा क्या होगा Na क्या होगा, भार बटे अणु भार। तो भार 60, अणु भार कितना हमारा कितना आ गया, Na का मान 1 आ गया, और NB का मान कितना है 180 बटे 18। तो हमारा NB का मान कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारा PB नाट बराबर PB नाट बराबर हमारा दिया कितना 112.8 KPA हमारा दिया है। तो यहाँ पर जल वाष्प दिया है। तो अब आइए इसके आगे, अब इसको हम हल करते हैं। PB नाट माइनस P बटे P नाट B बराबर हमारा क्या XA। तो हमारा P नाट B का मान अब यहाँ रखेंगे। तो PB नाट का मान क्या है हमारा, यहाँ XA के जगह पर हम देखते हैं क्या, P नाट B माइनस P बटे PB नाट बराबर हमारा क्या जगह Na बटे Na प्लस NB। तो हमारा Na अपन Na प्लस B, तो हमारा क्या N का मान कितना 1 बटे 11। तो हमारा P नाट B माइनस P नाट B का मान कितना है 12.8 माइनस P बटे 12.8 बराबर 1 बटे 11। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12.8 माइनस P गुणे 11 बराबर कितना आ जाएगा 12.8। तो हमारा P का मान निकल के आ जाएगा 11.7 KPA। तो हमारा क्या है, इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे क्या, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 2 वाष्पशील पदार्थ A तथा B हैं। 2 वाष्पशील पदार्थों A तथा B के आंशिक वाष्प दाब 400 और 600 mmHg हैं। तो विलयन में इनके मूल प्रभाज क्रमशः 0.4 तथा 0.6 हैं। तो कुल वाष्प दाब की गणना करें। तो कह रहा क्या, कुल वाष्प दाब की क्या करना है, गणना करना है। तो हमारा PA नाट दिया है कितना, PA नाट का मान दिया कितना 400 और PB नाट आंशिक वाष्प दाब PB नाट का मान कितना है mmHg। तो दिया है इतना वाष्प दाब का मान दिया है A और B के आंशिक वाष्प दाब। तो हमारा यहाँ पर दिया कितना, उनके मूल प्रभाज हमारा XA और XB का मान इतना दिया है। तो हमारा उत्तर अब यहाँ से हमारा क्या पूछ रहा है, कुल वाष्प दाब यानी P बराबर पूछ रहा है। तो हमारा होता है कितना PA नाट XA प्लस PB नाट XB। अब हमारा यहाँ पर PA नाट का मान कितना है, हमारा PA नाट का मान कितना 400 गुणे XA का मान कितना हमारा 0.4 प्लस 600 गुणे 0.6 हमारा कितना रहेगा 4 चौक 16 यानी 160 प्लस 6 छक 36 360 6 6 12 420 यानी 520 mmHg। हमारा कुल वाष्प दाब यानी P का मान निकल कर आ गया, कुल वाष्प दाब का मान निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और 2 नंबर आसानी से आप क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको उदाहरण सहित आइए समझाते हैं। तो हमारा अब इसको हम क्या करेंगे, उदाहरण सहित समझाने वाले हैं। तो आइए समझाते हैं उदाहरण सहित। तो हमारा क्या है, आदर्श विलयन, एक तरफ लिखेंगे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और दूसरे तरफ अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और एक होता है ऋणात्मक विचलन,
एक होते हैं ऋणात्मक विचलन। तो हमारा ये होता है क्या, ये हमारा होता है पहला ठंडा के लिए, ठंडा के लिए, और ये हमारा क्या होता है गर्म के लिए। तो हमारा जो ऋणात्मक विचलन वाला होता है वो हमारा क्या होता है, किसके लिए होता है, हमारा गर्म के लिए होता है। ये हमारा क्या होता है, गर्म के लिए, गर्म के लिए। तो हमारा जो आदर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। ये क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते। तो हमारा ये हमारा क्या, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते, पालन नहीं करते हैं। ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दूसरा एंथैल्पी परिवर्तन, इसमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान कितना होता है, 0 होता है। और आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन डेल्टा भी इसमें क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इसमें जो हमारा डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। या तो गर्म या ठंडा विलयन के लिए, या तो क्या गर्म या ठंडा विलयन के लिए, गर्म या क्या है, गर्म, या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो कह सकते हैं गर्म या ठंडा विलयन के लिए। तो गर्म या ठंडा विलयन हेतु, ठंडा विलयन में क्या होगा, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे बेंजीन प्लस टॉलुइन। इसमें क्या होता है, बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, और हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। और इसमें एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे C2H5OH, C2H5OH, इसमें लिखेंगे C2H5OH प्लस H2O। ये हमारा क्या है, धनात्मक विचलन, ये हमारा क्या है, धनात्मक विचलन के लिए, विचलन। और हमारा ये हमारा क्या है, HNO3, HNO3 प्लस H2O, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक विचलन के लिए, ऋणात्मक विचलन, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक विचलन के लिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्या कह रहा है, कह रहा 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का पराशर दाब 3.2 ATM है। तो विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान दिया कितना, 342। तो हमारा टी बराबर दिया कितना, ये हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा। और हमारा WA का मान दिया कितना, 45 ग्राम, WA 45 ग्राम दिया है। और हमारा आयतन दिया कितना, 1 लीटर आयतन दे दिया है। और P का मान दिया कितना, 3.2 ATM। और हमारा विलयन का स्थिरांक का मान क्या है, R का मान पूछ रहा है। और हमारा MA का मान दे दिया यहाँ पर। तो हमारा इसका अब हल देखते हैं। अब इसके हल को देखेंगे तो हमारा T का मान कितना, 293 केल्विन। तो हमारा T का मान कितना, 293 केल्विन। तो हमारा केल्विन, और हमारा W का मान दिया कितना, W का मान दिया 45 ग्राम। और M का मान दिया 342, M बराबर कितना दिया, 342, 342। तो M का मान कितना दिया हमारा, 342, या हाँ M का मान दिया है 342। और B का मान दिया कितना, 1 लीटर। और हमारा P का मान दिया कितना,
2 और हमारा आर का मान पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ से पी वी बराबर होता है कितना, डब्लू बटे एम इंटू आर टी। तो पी वी बराबर डब्लू बटे एम आर टी। पी का मान दिया कितना 3.2, भी का मान दिया 2 और भी का मान दिया 1। हमारा आयतन कितना 1 लीटर है ना। बी का मान हमारा कितना 1 और डब्लू का मान कितना हमारा 45 बटे एम का मान कितना दिया है, एम का मान दिया 342 गुणे आर का मान पूछ रहा है और गुणे टी का मान दिया कितना 293 केल्विन, 293 केल्विन। और टोटल को हल करने पे हमारा आर का मान निकल के आएगा 0.082 एटीएम लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा एक जलीय विलयन में 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को 1 किलोग्राम जल में क्या घुला है, BaCl2 क्या 1 किलोग्राम जल में घुला है, तो इतना केल्विन पर क्या उबलता है। तो बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की क्या करना है, गणना करना है। तो Kb का मान इतना दिया है और BaCl2 का मोलर द्रव्यमान इतना दिया है, यानी वियोजन की मात्रा यानी अल्फा और क्या करना हमको आई की बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा यानी अल्फा की क्या करनी है, गणना करनी है। तो हमारा उत्तर इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर यहाँ से क्या करें हम टीबी का मान, डेल्टा टीबी का मान यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा टीबी बराबर होता है कितना, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो हमारा टीबी का मान दिया कितना 373.083 373.08 माइनस हम जानते हैं टीबी नॉट का मान कितना था हमारा, जल का क्या था क्वथनांक होता है कितना 373 डिग्री सेल्सियस 373। तो यहाँ करेंगे टीबी नॉट का 373 का घटा देंगे तो हमारा 0.0832 कितना जाएगा, डेल्टा टीबी का मान निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर अब इसको आइए सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर हमारा फार्मूला होता है I इंटू के बी गुणे WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB। I इंटू के बी डेल्टा टीबी बराबर होता है। तो डेल्टा टीबी का मान 0.0832 बराबर I का मान यहाँ से क्या करना हमको निकालना है गुणे के बी का मान 0.52 गुणे WA का मान कितना 12.48 WA का मान कितना है, WA का मान हुआ कितना 12.48 और हमारा WB ये हमारा क्या है, WB हमारा कितना है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम गुणे 1000 बटे MA का मान क्या है कितना हमारा, MA का मान कितना है हमारा 208 मोलर द्रव्यमान कितना 208.34 और गुणे क्या हमारा 1000 से क्या आएगा हमारा 1000 कट गया, क्या 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम है। तो अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा आई का मान निकल कर आ जाएगा कितना 2.6। तो यहाँ से आई का मान हमारा क्या होगा 2.6 आ जाएगा। जब आई का मान 2.6 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा BaCl2 का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा Ba डबल प्लस 2Cl माइनस। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, इसमें से यदि अल्फा वियोजित होता है 1 माइनस अल्फा वियोजित होता है तो ये अल्फा और क्या होता है अल्फा में और क्या होता है ये हमारा 2 अल्फा में क्या होता है वियोजित होता है। जब अल्फा तो हमारा आई बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना, सभी को जोड़ेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा तो हमारा कितना आएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा हो जाएगा आई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। तो हमारा आई का मान कितना आया 2.67 बराबर 1 प्लस 2 अल्फा
आ गया तो यहाँ पर आगे लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा 2.67 बड़ा क्या 1 + 2 अल्फ़ा आया है तो क्या करेंगे हम 1 को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा तो कितना होगा 1.67 तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.83 या 83% हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर आकर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और इनके तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो लिख सकते हैं मोललता में विलेय के मोल मोललता में विलेय के मोल विलायक के भार विलेय के मोल विलायक के भार किलोग्राम में विलायक के भार केजी में घुले होते हैं जबकि मोलरता में क्या होता है विलेय के मोल क्या होता है विलायक के भार में घुले होते हैं जबकि मोलरता में विलेय के मोल क्या है विलयन के आयतन में घुले होते हैं जबकि मोलरता में विलेय के मोल क्या होते हैं विलेय के मोल विलयन के आयतन में घुले होते हैं विलयन के आयतन में घुले होते हैं। तो आयतन क्या है हमारा इसमें लीटर में लिख सकते हैं घुले होते हैं। तो मोलरता आयतन से संबंधित है अतः ताप बढ़ने पर क्या होती है मोलरता घटेगी। तो कह सकते हैं कि जो हमारी मोलरता है आयतन से संबंधित है मोलरता आयतन से क्या संबंधित है जो हमारी क्या मोलरता क्या है आयतन से संबंधित है। तो यहाँ पर अंक का मानता नहीं लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर कहते हैं क्या संबंधित है अतः ताप बढ़ाने से मोलरता घटेगी अतः ताप बढ़ाने से मोलरता क्या होगी घटेगी ताप बढ़ाने से क्या होगी मोलरता घटेगी। मोलरता क्या आयतन संबंधित है अतः क्या होगी ताप बढ़ाने से क्या होती है मोलरता घटेगी अतः क्या होगी ताप बढ़ाने से मोलरता क्या होगी घटेगी। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस इसमें आप क्या कीजिएगा मार्क कर लीजिएगा विलेय के मोल क्या है विलायक के भार और जबकि मोलरता विलेय के मोल क्या है विलेय के मोल विलयन के आयतन में क्या होते हैं घुले होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कह रहा है 0.6 ग्राम यूरिया का क्या मोलर द्रव्यमान कितना दिया है। तो इसका एक सेकंड का मोलर द्रव्यमान दिया है 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के लिए क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है। तो जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का मान दे दिया इतना जल का क्वथनांक दिया है इतना यानी Tb नॉट जल का क्वथनांक क्या दिया Tb नॉट दे दिया और हमारा क्या W ये दे दिया 0.6 ग्राम। तो W दे दिया और मोलर द्रव्यमान यानी Ma का मान कितना दे दिया 60 दे दिया और WB का मान दिया कितना 100 ग्राम दे दिया और कह रहा जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए यानी पूछ रहा क्या Tb
टीबी का मान पूछ रहा है और टीबी नॉट का मान दिया है और केबी का मान सब कुछ दे दिया। तो हमारा इसका आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देते हैं। हम जानते हैं डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी गुणे डब्लू ए गुणे 1000 बटे एम में डब्लू ए बटे एम में गुणे डब्लू बी। तो डब्लू बी से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा डेल्टा टी बी को लिख सकते हैं क्या, टी बी माइनस टी बी नाट। तो टी बी माइनस क्या होता है हमारा, टी बी नाट होता है। तो टी बी माइनस टी बी नाट का मान कितना, टी बी नाट का मान कितना दे दिया है, दे दिया हमारा कितना 373.15 बराबर के बी का मान दिया कितना 0.52 गुणे यहाँ पर हमारा दिया कितना डब्लू ए का मान दिया कितना 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम दिया है गुणे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हमारा कितना देगा, यहाँ पर दिया के बी का मान कितना है 0.6 गुणे डब्लू ए के बी का मान कितना 0.52, के बी का मान दिया कितना 0.52 के बी का मान है और टी डब्लू ए का मान कितना 0.6 गुणे 0.6 गुणे 1000 बटे डब्लू बी का मान कितना है, एम ए का मान कितना है 60 गुणे डब्लू बी का मान कितना है हमारा 100। तो 2 0 कट गया और हमारा कितना हो गया, ए 1 0 क्या हो गया हमारा 6 हो गया, 6 दहिया में हमारा कितना हो गया, ए भी कट गया हो गया कितना बार 6 दहिया में 60। तो 6 दहिया में 60 हो गया, हमारा कितना हो गया 0.52 कितना 0.052। तो हमारा टी बी का मान निकल के आ जाएगा, टी बी बराबर टी बी माइनस 373.15 बराबर 0.052। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर क्या इसको ले आएंगे तो क्या उधर जुट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टी बी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 373.15 प्लस 0.052। तो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा टी बी का मान हो जाएगा, टी बी बराबर हो जाएगा 373.202 केल्विन। तो हमारा क्या होगा, इतना आ जाएगा टीबी का मान निकलकर। तो हमारा क्या जाएगा केल्विन आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्या कह रहा है 62 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 1000 ग्राम जल में मिलाया गया। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ का मान पूछ रहा है और विलयन का हिमांक यानी टी एफ का मान पूछ रहा है। तो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डब्ल्यू ए का मान दे दिया इतना और यहाँ पर एम ए इसका और बाहर निकल के आएगा कितना हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा। इसका और बाहर निकालेंगे C2H6 तो हमारा कितना कार्बन का कितना 12 दूना 24 प्लस 30 और 16 दूना 32। ऑक्सीजन का कितना है 32, 6 2 8 4 12 को 2 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा। और हमारा क्या होगा ये डब्ल्यू बी का मान कितना दिया हमारा 1000 ग्राम दे दिया है। अब जल का हिमांक यानी टी एफ नाट जल का हिमांक हमारा कितना आ जाएगा टी एफ नाट हमारा कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और के एफ का मान हमारा होता है कितना 1.86। के एफ का मान होता है 1.86। अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। अब हमारा क्या होगा पहला कारा हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ। अब हिमांक में अवनमन निकालेंगे तो हमारा के एफ गुणे क्या जाएगा डब्ल्यू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्ल्यू बी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम ए हमारा हो जाएगा कितना ये हो जाएगा एम ए। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे के एफ का मान 1.86 गुणे डब्ल्यू ए का मान कितना हमारा 62 ग्राम गुणे 1000
बटे एम ए का मान कितना हमारा 62, डब्ल्यू ए 62 ग्राम और एम ए का मान भी क्या हमारा 62 गुणे हमारा डब्ल्यू बी का मान कितना हमारा 1000। तो 1000 से 1000 कट गया, 62 से 62 कट गया, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 1.86 डिग्री सेल्सियस, कितना डेल्टा टी एफ का मान। अब हमारा दूसरा हिमांक में अनुमान, अब विलयन का हिमांक, यानी हमारा दूसरा पूछ रहा है डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा कितना, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट का मान कितना हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा 0 से क्या होगा हमारा हिमांक बढ़ गया, कितना हो गया हमारा टी एफ हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा हिमांक में अवनमन हो गया। तो हमारा डेल्टा टी एफ का मान कितना 1.86, तो हमारा टी एफ का मान निकल के आएगा माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा हमारा हिमांक में अवनमन हो गया। तो हमें उम्मीद है डेल्टा टी एफ का मान कितना इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आंसर। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आ चुका है हमारा दूसरा चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर पर आपको लेकर फिर हाजिर हैं, चैप्टर नंबर 2। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 में। सबसे पहले इसके फार्मूले को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हमने देखा था ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बराबर होता था क्या हमारा ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या ए नोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ए नोड। ई नॉट सेल हमारा क्या है मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, हमारा क्या है मानक सेल विभव। और दूसरा हमारा निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण, निर्नष्ट निर्नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण, निर्नष्ट समीकरण हमारा ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे एन इंटू लाग एम बेस, यहाँ पर क्या देगा हमारा एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे क्या कैथोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। और हमारा तीसरा है मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा का हमारा फार्मूला देखे थे, गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर होता है क्या, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल। तो ये हमारे क्या होते हैं फार्मूले होते हैं। अब हमारा अगला चौथा पढ़ा था, हमने चौथा फार्मूला पढ़ा था log KC बेस 10, हमारा क्या है साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक बराबर, स्थिरांक बराबर, इस पहले फार्मूले को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, एन गुणे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बटे हमारा कितना 0.0591। फिर हमने पांचवा पढ़ा था आर, प्रतिरोध आर बराबर, आर हमारा क्या था प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर होता है कितना रो यल बटे ए, या जी बराबर हमें पढ़ा था जी बराबर कप्पा गुणे ए बटे यल, जी बराबर कप्पा गुणे ए बटे यल, हमारा क्या है चालकता, जी बराबर कप्पा गुणे ए बटे यल, जहाँ की हमारे क्या है चालकता है, चालकता, और ये हमारा क्या है चालकत्व, सॉरी ये हमारा क्या है चालकत्व, जी हमारा क्या है चालकत्व, चालकत्व है और हमारा क्या है चालकता है। फिर हमने पढ़ा था क्या मोलर चालकता, ग्रीक लैम्डा एम सी, ये हमारा क्या है मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर चालकता बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे सी, कप्पा गुणे 1000 बटे सी।
सी हमारी क्या है, हमारी क्या सांद्रता, सी हमारा क्या है, सांद्रता, सी हमारा सांद्रता है। अब हमने अगला पढ़ा था 8वां नंबर पे हमारा ग्रीक लैम्डा यम नॉट बराबर होता है लैम्डा इनफाइनाइट क्या धनात्मक प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऋणात्मक, ऋणात्मक। फिर हमने 9वां पढ़ा था W यानी भार बराबर क्या होता है E गुणे I गुणे T बटे कितना N गुणे 96,500। हमारा I क्या होगा एम्पियर में होगा और T क्या होगा हमारा, T हमारा क्या है यहाँ पर समय है, क्या I हमारा धारा है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और हमने 10वां पढ़ा था W प्रोपोर्शनल टू E। तो हमने इतने फार्मूले पढ़े थे। अब इन फार्मूलों को यूज इस चैप्टर में हम करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो 0.34 वोल्ट या 0.2 वोल्ट या इतना। तो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या होता है, हमारा होता है 0 वोल्ट होता है। तो उम्मीद है इसको में डाउट नहीं होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कर कोलराउस का नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। तो अब कोलराउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होने वाला है। तो हमारा कोलराउस का नियम, कोलराउस नियम, कोलराउस नियम होता क्या है। तो आइए देखते हैं। करा किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य, किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य, किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन चालकताओं के योग के क्या होता समान होता है। तो किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य, किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य, अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, की अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम नॉट उसके धनायन तथा उसके धनायन तथा उसके धनायन तथा उसके धनायन तथा उसके धनायन व ऋणायन, उसके धनायन व ऋणायन, उसके धनायन व ऋणायन की चालकताओं के, की चालकताओं के, की चालकताओं के योग के समान होता है, चालकताओं के योग के समान होता है, के बराबर होता है या समान होता है। तो हम लिख सकते हैं हमारा ग्रीक लैम्डा नॉट सी एल सी, यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रीक लैम्डा नॉट एन ने सी एल की क्या करना, हमको क्या करना सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो हमारा उसके धनायन, उसके धनायन की चालकता एन ए प्लस और प्लस क्या आ गई ग्रीक लैम्डा एम क्या ऋणायन सी एल माइनस की चालकता के योग के बराबर होता है। अब इसका अनुप्रयोग कार्य क्या, इसके अनुप्रयोग को लिखे। तो इसका अनुप्रयोग, अनुप्रयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, पहला अनुप्रयोग इसका होगा हमारा कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की, अपघट्यों की, विद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता की, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। सीमांत मोलर चालकता क्या कहती है, ज्ञात की जाती है। और दूसरा वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा का निर्धारण, अल्फा का निर्धारण
निर्धारण निर्धारण अल्फा का निर्धारण करता है। bn की मात्रा क्या करता है, अल्फा का निर्धारण करता है। जैसे हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा हल्का छोटा करके करेंगे थोड़ा सा ऊपर। तो हमारा अल्फा का निर्धारण करना है, तो हमारा अल्फा बराबर यहाँ से हो जाएगा ग्रीक लैम्डा सी यम बटे क्या आ जाएगा हमारा ग्रीक लैम्डा नॉट यम। तो हमारे क्या यहाँ से अल्फा का भी निर्धारण किया जा सकता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मान लीजिए क्या हम इसको मोलर चालकता कैसे निकालना है, दुर्बल वैद्युत अपघट की हमको क्या करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है। इसमें कह रहा दुर्बल वैद्युत अपघटों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। तो मान लीजिए क्या हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट है क्या, इसका हमको मोलर चालकता ज्ञात करना है। दुर्बल वैद्युत अपघट हमारा क्या है, ग्रीक लैम्डा नॉट CH3COOH हमारा क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट है। हमारा क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट है, विद्युत अपघट है, विद्युत अपघट है, अपघट है। इस दुर्बल विद्युत अपघट का क्या हमको मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो हमारा ग्रीक लैम्डा नॉट HCl, यह Cl की हमको क्या दे दी, चालकता दे दी है x, और हमारा ग्रीक लैम्डा नॉट हमारा CH3COONA की मोलर चालकता दे दी है कितना y, और हमें ग्रीक लैम्डा नॉट NaCl की क्या दी है, चालकता दे दी है हमारा कितना z। हमको क्या करना है, दुर्बल वैद्युत अपघट की। तो इसमें जो मिल रहा CH3COO जिसमें मिल रहा है हमारा क्या है y, और Cl हमारा क्या CH3COOH, इसमें क्या मिला H मिल रहा है, इसमें क्या रहा है, इसमें H मिल रहा है, जिसमें H मिल रहा है इसमें H मिल रहा है, H मिल रहा है ना, H प्लस। तो हमारा क्या आ जाएगा, H प्लस मिल रहा है का हमारा X को जोड़ देंगे, और CH3COO माइनस है, माइनस वाला इसमें से मिल रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको भी जोड़ देंगे। अब जो देखिए NaCl इसमें मिल रहा नहीं ना, जो नहीं मिल रहा उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। इस प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इसको यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल को तुलना में H2O2 ईंधन सेल के दो लाभ का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले अब ईंधन सेल देखते हैं। ईंधन सेल किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। वे सेल, ईंधन सेल तो हम लिखेंगे ईंधन सेल वे सेल हैं, ईंधन सेल वे सेल जो किसी विशिष्ट ईंधन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विशिष्ट ईंधन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल के लाभ, अब ईंधन सेल के लाभ देखिए, ईंधन सेल के लाभ। तो ईंधन सेल के आइए लाभ देख लेते हैं। तो ईंधन सेल के लाभ कौन कौन से हैं। तो ईंधन सेल हमारा क्या होता है, 2H2 प्लस O2 क्या बनाते हैं, 2H2O क्या कहते हैं, जल बनाने में भी क्या कहते हैं, ईंधन सेल का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ईंधन सेल का यूज हम जल बनाने में कर सकते हैं। तो पहला लाभ हो जाएगा, यह जल का उत्पादन करता है, यह जल का उत्पादन करता है, जल का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हमने जल का उत्पादन देख लिया। अब दूसरा, यह हल्का सेल है, यह क्या है, हल्का सेल है, यह क्या हल्का सेल है। यह सेल क्या होता है, हल्का होता है।
यह प्रदूषण रहित होता है। और तीसरा हमारा हो जाएगा यह प्रदूषण रहित होता है। यह क्या करता है? प्रदूषण नहीं फैलाता। तो कह सकते हैं कि क्या, यह प्रदूषण रहित होता है। तो यह प्रदूषण रहित होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ये क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला एग्जाम में है। तो यहाँ पर दे दिया हमारा सेल की क्या दी गई, यहाँ पर दे दिया है अभिक्रिया। तो यहाँ पर दिया है अभिक्रिया, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ई नॉट सेल का मान हमें दे दिया है। यहाँ से ई नॉट सेल का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा ई नॉट सेल का पहले मान निकालेंगे। ई नॉट सेल का मान निकालेंगे तो हमारा क्या है, प्लस वाला 0 पॉइंट हमारा क्या है 0.34 वोल्ट, 0.34 माइनस अधिक वाले में क्या है, हम कम वाले को क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो माइनस 2.37 वोल्ट, 2.37 को क्या दें हम, माइनस 2.37 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कम वाले में से अधिक वाले में क्या करेंगे, कम वाले को घटा देते हैं। तो हमारा ई सेल का मान निकल के आ जाएगा, ई नॉट सेल का मान निकल के आ जाएगा। ई नॉट हो जाएगा कितना, जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा है माइनस 2.37 वोल्ट। तो क्या करेंगे हम इसको, ये जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना 0.34 प्लस 2.37 बराबर आ जाएगा 2.71 वोल्ट। तो 2.71 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ई नॉट सेल का मान हमने निकाल लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ई नॉट सेल का मान निकल गया। अब हमें क्या ई सेल का मान पूछ रहा है, क्या विद्युत वाहक बल यानी ई सेल की मान पूछ रहा है, ई सेल का मान पूछ रहा है। ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n इंटू क्या लिखेंगे, एनोड की सांद्रता, एनोड लाग छूट जा रहा है 0.91 क्या हो जाएगा 0.91 अपान n इंटू लाग एनोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटे कैथोड। तो पहले हमारा क्या होता है, पहला हमारा एनोड होता है, ये हमारा क्या एनोड है और ये हमारा क्या कैथोड है। तो पहले हमारा एनोड होता है, तो पहले एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। तो हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए एम जी से क्या हो रहा है, एम जी डबल प्लस बन रहा है। तो एम जी से डबल प्लस बन रहा है तो क्या एन का मान कितना हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो एन का मान 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या ई एम एफ यानी हमारा क्या है, ई सेल पूछ रहा है, ई सेल इसमें पूछा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा विद्युत वाहक बल का मान, यहाँ पर एन का मान कितना है 2। जब एन का मान कितना है, हमारा 2 है, तो हमारा ई सेल का मान यहाँ से निकालेंगे। ई सेल, ई नॉट सेल का मान हमने क्या निकाला 2.71 वोल्ट, 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपन एन का मान कितना मिल गया 2 लाख। एनोड की सांद्रता कितना 0.01 बटे कैथोड की सांद्रता 0.001। अब यहाँ पर 10 का पावर माइनस 3, एक क्या है 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव, तो ऊपर क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 अंक ऊपर चला जाएगा हमारा, क्या ऊपर हो जाएगा 100। जब ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.71। इसमें क्या करें, गुणा कर दें कि इसमें दोनों ऊपर नीचे क्या करें हम 1000 से गुणा कर देते हैं, गुणे 1000 से क्या ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा कितना 100 हो जाएगा। तो 0.0591 बटे 2 इंटू लाग 100, लाग 100 आ जाएगा। और उसके बाद लाग 100 का मान कितना होता है 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई सेल का मान, ई सेल बराबर 2.71 माइनस 0.0591 बटे 2 गुणे लाग 100 का मान कितना हो गया, लाग 100 का मान कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया और हमारा 2.71 में से क्या हो गया 0.0591
क्या आएगा हमारा यहाँ पर 0.591 क्या घट जाएगा, तो निकल कर आ जाएगा 2.65 वोल्ट। हमारा ई सेल का मान निकल कर आ जाएगा, या कह सकते हैं ई एम एफ का मान निकल कर आ जाएगा कितना 2.65 वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 298 केल्विन पर 0.2 मोल KCl बिलियन की चालकता इतनी है, तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो हमारा इतना पर इतना बिलियन की चालकता यानी C का मान दे दिया इतना, और कह रहा बिलियन की चालकता यानी कप्पा का मान दे दिया इतना, साइमन ये हमारा क्या है यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा C यम का मान पूछ रहा है, तो हमारा इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे। तो हमारा ग्रीक लैम्डा C यानी इसकी मोलर चालकता बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000/C। तो कप्पा का मान कितना है 0.004 गुणे 1000 बटे C का मान कितना है 0.20। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अंक दशमलव था, 2 अंक दशमलव हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.4 गुणे 1000 बटे कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 20। तो 20 से 5 बार में कट गया और हमारा कितना आ गया 5 चौके 20। तो 20 5 100 यानी 5 बार में क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पर 1000 है ना, तो 50 बार में कट गया। तो हमारा क्या हमारा 50 बार में कट गया, 20 5 100 तो यानी 5 चौका 20 यानी कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स, हमारा क्या होगा यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे लिखिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे 5 चौका 20 यानी 20 आ जाएगा 20.0 यानी लिख सकते हैं कितना 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्स, मोल इन वर्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, करा मोलर चालकता को समझाइए। 0.101 मोल लीटर इनवर्स KCl बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध दिया इतना ओम, तो बिलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए और सेल स्थिरांक का मान इतना दिया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में हम सबसे पहले मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो मोलर चालकता की परिभाषा भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मोलर चालकता पहले, तो किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम मोल के विलायक को घोलने में प्राप्त विलयन की चालकता को क्या कहते हैं मोलर चालकता कहते हैं। तो किसी वैद्युत अपघट्ट के किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम मोल को 1 ग्राम मोल को बिलियन में घोलने पर बिलियन में घोलने पर प्राप्त चालकता को मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम C कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो हमारा ग्रीक लैम्डा एम C यानी मोलर चालकता हमारा ग्रीक लैम्डा एम C बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे हमारी क्या सांद्रता C। तो हमारा क्या होता है ये फार्मूला होता है मोलर चालकता का। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा C का मान दिया यहाँ पर कितना
तो बिलियन से भरे सेल का प्रतिरोध दिया हमारा, सी का मान कितना 0.01 है हमारा, क्या सी का मान दिया है यहाँ पर। और 12 मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम सी का मान पूछ रहा है, और यहाँ पर आर का मान दे दिया इतना, प्रतिरोध का मान दिया सेल से, सेल का 50 ओम का प्रतिरोध है हमारा। सी का मान कितना है, सी का मान हमारा 0.01, आर का मान हमारा कितना 500 ओम। तो यल बटे ए का मान हमारा, सेल स्थिरांक का मान यल बटे ए का मान दिया कितना 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल स्थिरांक यल बटे ए का मान दे दिया है। तो हमारा होता है आर बराबर होता है 1 कप्पा गुणे यल बटे ए। तो हमारा यहाँ से कप्पा का मान निकल के आ जाएगा, हमारा आर का मान कितना 500 बराबर हो जाएगा, बराबर 1 कप्पा गुणे यल बटे ए का मान कितना है 1.29। तो कप्पा यहाँ आ जाएगा और 1.29 बटे क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1.29 बटे 500। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं हमारा ग्रीक लैम्डा सी, ग्रीक लैम्डा यम सी यानी इसकी मोलर चालकता। अब देखते हैं, अब मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, कप्पा का मान कितना 1.29 बटे कितना आ गया हमारा 500 गुणे 1000 बटे सी, सांद्रता का मान कितना दिया है 0.01। तो 500 दूनी कितना हो गया हमारा 1000, और कितना होगा हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसको हल करेंगे तो 129 दूना 258, 2.58 बटे 0.01। तो दशमलव हट जाएगा, यानी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से दशमलव दोनों बराबर है, क्या हमारा हो जाएगा 258। ग्रीक लैम्डा यम सी मोलर चालकता मान 58 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्ष। हमारे क्या जाएगा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा अगला कह रहा है गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। कह रहा है गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो अब आइए इस पर अंतर स्पष्ट करते हैं। तो हमारा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल को देखते हैं। तो हमारा गैल्वेनिक सेल यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। यह रासायनिक ऊर्जा को, यह क्या करता है, इस सेल का काम क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। इसमें यह क्या होता है, हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है साल्ट ब्रिज से क्या होता है, जुड़ा होता है, साल्ट ब्रिज से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसमें एनोड को, इसमें एनोड हमारा क्या होता है, ऋण होता है, निगेटिव होता है। इसमें एनोड होता है हमारा, एनोड, एनोड को निगेटिव से गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड को पॉजिटिव से लिखते हैं, कैथोड को पॉजिटिव से। गैल्वेनिक सेल में क्या है, एनोड निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। और हमारा गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, दो बॉक्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, साल्ट ब्रिज से क्या होता है, हमारा गैल्वेनिक सेल क्या होता है, साल्ट ब्रिज से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, साल्ट ब्रिज से जुड़ा होता है। इसमें क्या होती हैं, दो धातु की प्लेटें क्या होती हैं, लगी होती हैं। एक को एनोड और एक को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा इस तरह से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो हमारा क्या है, गैल्वेनिक सेल है। तो हमारा क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया। अब क्या रहा है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। अगला हमारा वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। तो ये सेल क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत ऊर्जा को, यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
परिवर्तित कर देता है। या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें साल्ट ब्रिज नहीं होता है। इसमें क्या होता है? साल्ट ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज नहीं होता है। इसमें एनोड को प्लस से, एनोड को हम क्या कहते हैं? एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को क्या कहते हैं? निगेटिव से लिखते हैं। कैथोड को निगेटिव से लिखते हैं। और इसमें क्या होता है? एक ही विलयन में क्या होते हैं? दोनों क्षण क्या होते हैं? डूबे होते हैं। तो एक ही विलयन में क्या होते हैं? इसके दोनों, इसमें क्या होते हैं? दोनों क्षण डूबे होते हैं। इसमें क्या होता है? एक ही विलयन में क्या होते हैं? दोनों क्षण डूबे होते हैं। तो हमारा क्या पॉजिटिव और एक तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है। एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हमारा अगला करा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखिए। तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो आइए देखते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन नियम। फैराडे ने क्या किया? दो नियम दिए थे। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो पहले फैराडे का प्रथम नियम जानते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, का प्रथम नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधी क्या किए? दो नियम दिए, जिसे क्या कहा? प्रथम और द्वितीय नियम कहा। तो किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का, तो पहला हमारा किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु की निष्कासित या एकत्रित भार, धातु द्वारा इलेक्ट्रोड पर धातु की निष्कासित या एकत्रित भार, W, एकत्रित भार W उस सेल में कुल आवेश, उस सेल में कुल आवेश Q का सीधा समानुपाती होता है। Q का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। Q का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। तो यानी W प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है? Q। जहाँ हमारा Q बराबर होता है क्या? Q बराबर हम जानते हैं होता है क्या? I/T। I को क्या कहते हैं? एम्पियर में, और T को क्या? हमारा T सेकंड में होता है। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा? I/T। W प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या आ जाएगा? W प्रोपोर्शनल टू I/T। तो W बराबर हमारा हो जाएगा Z/I/T। तो हमारा W बराबर लिख सकते हैं E/I/T। तो Z को लिखते हैं E बटे N गुणे 96,500। हमारा क्या तुल्यांकी भार क्या होगा? E बराबर E/I/T बटे N गुणे 96,500। तो हमारा इतना आ जाएगा। अब फिर हमारा इसका द्वितीय नियम, अब फैराडे का द्वितीय नियम। अब दूसरा हमारा फैराडे का द्वितीय नियम लिखेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो फैराडे का द्वितीय नियम, इलेक्ट्रोड पर धातु का निष्कासित या एकत्रित भार उसके तुल्यांकी भार की क्या होता है? सीधा समानुपाती। इसमें क्या था? तो उसमें कुल आवेश का सीधा समानुपाती होता है। और क्या होता है? इसमें द्वितीय नियम में बताया कि इलेक्ट्रोड पर धातु का निष्कासित या एकत्रित भार, इलेक्ट्रोड पर धातु का निष्कासित या एकत्रित भार W, या एकत्रित भार W उसके तुल्यांकी भार W उसके तुल्यांकी भार E का सीधा समानुपाती होता, तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है।
सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो W प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 100 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा। तो हमारा क्या है, कॉपर पर क्या हमारा कॉपर पर क्या होता है, +2 होता है। जब कॉपर पर +2 है तो हमारा एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ एन का मान क्या है, 2 आ जाएगा। और 2 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना है, 2 एम्पियर है। और टी का मान दिया कितना, 100 सेकंड दे दिया है। तो कॉपर को पूछ रहा है, तो हमारा कॉपर की मात्रा पूछ रहा है। ये तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर कॉपर की मात्रा निकालनी है, तो यहाँ पर इसका हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा W बराबर EI T/N गुणे 96,500। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा E का मान दिया है, हमारा कॉपर का जो हमारा तुल्यांक E हो जाएगा, E का मान हो जाएगा 63.5। कॉपर कितना 63.5 होता है परमाणु भार। और गुणे क्या आई का मान कितना 2 एम्पियर और टी का मान कितना हमारा 100 सेकेंड बटे एन का मान कितना 2 गुणे 96,500। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 ये 2 से कटेगा, 2 से क्या होगा हमारा, ये 2 कट गया। अब यहाँ पर भाग देंगे इसमें 96,500 में क्या करेंगे 635 है। तो 635 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 0 से 2 0 हमारा क्या हो गया, कट गया। अब 965 आ गया, 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 4 46 5 9 45 और 5 3 15। अब 5 से भाग देंगे तो 5 1 5 1 हो गया 13। तो 5 दूनी 10 3 हो जाएगा 5 7 35। तो 5 7 35 बार में चला गया। अब हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया W का मान 12.7/193। इसको हल करेंगे 0.06 ग्राम क्या जगह हमारा आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा, निम्न सेलों की अभिक्रियाएं लिखिए शुष्क सेल और सीसा संचायक सेल के लिए। तो सीसा संचायक सेल, हमारा शुष्क सेल होता है क्या, ये हमारा प्राथमिक सेल है, ये हमारा प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल हमारा क्या है, प्राथमिक सेल है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। और हमारा सीसा संचायक सेल क्या है, हमारा द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है। सीसा संचायक सेल हमारा क्या, द्वितीयक सेल है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा अब शुष्क सेल के लिए, हमारा शुष्क सेल की अभिक्रिया लिख देते हैं। शुष्क सेल का समीकरण, शुष्क सेल समीकरण। तो शुष्क सेल का ये समीकरण लिखते हैं। तो शुष्क सेल का हमारा समीकरण हो जाएगा Zn, यानी हमारा क्या है, जिंक प्लस MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हमारा क्या है, हमारा जिंक और हमारा होता है क्या, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो पहले इसकी अभिक्रिया लिखते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 2NH4 प्लस। अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या, जिंक क्या हो जाएगा, जिंक डबल प्लस में टूट जाता है और प्लस हमारा MnOOH का होल OH MnOOH प्लस 2NH3 तो प्लस अमोनिया बन जाता है। तो हमारा क्या, जिंक है और मैग्नीज डाइऑक्साइड, हमारा क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमारा क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, हमारा क्या NH3 क्या हमारा अमोनिया है, हमारी क्या है, अमोनिया है। अब हमारा बी, अब सीसा संचायक सेल का देखते हैं। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल की डिस्चार्ज के समय अभिक्रिया क्या होगी, समीकरण क्या होगा, डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्ज के समय। तो जब डिस्चार्ज होता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो देखते हैं हमारा क्या, लेड Pb, लेड हमारा क्या होगा, लेड डाइऑक्साइड
प्लस 2H2SO4, 2H2SO4, ये सब क्या होंगे? जब अभिक्रिया होगी तो हमारा क्या होगा? लेड सल्फेट बन जाएगा 2Pb। लेड क्या होता है? लेड सल्फेट बना देता है PbSO4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा? H2O बन जाता है हमारा लेड सल्फेट। ये हमारा क्या है? लेड सल्फेट। और हमारा क्या होता है? ये हमारा लेड ऑक्साइड है, हमारा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड PbO2 हमारा क्या? लेड ऑक्साइड। ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? Pb हमारा क्या है? लेड है। तो ये हमारी क्या है? शुष्क सेलों की क्या है? सेलों के लिए अभिक्रिया में शुष्क सेल और संचायक सेल के लिए क्या हमने अभिक्रियाएं भी लिख दी और बता दी क्या कौन प्राथमिक है कौन द्वितीयक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे नंबर इस क्वेश्चन में प्राप्त कर सकते हैं। इतना लिख देंगे आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन कर रहा, मानक गिब्स ऊर्जा व log बेस 10 Kc का मान ज्ञात कीजिए। log बेस 10 Kc का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा गिब्स ऊर्जा यानी डेल्टा G नॉट का मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो हमारा क्या? जिंक क्या होगा? जिंक प्लस में वो टूट रहा है, तो जिंक हमारा क्या होगा? जिंक प्लस में टूट रहा है। जिंक क्या होगा? जिंक डबल प्लस में टूटेगा ना, जिंक डबल प्लस में, कहाँ पर? Cu है। तो हमारा क्या? जिंक डबल प्लस में टूटेगा तो हमारा एन का मान कितना हो जाएगा? हमारा एन का मान हो जाएगा 2। तो एन का मान हमारा क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारा ई नॉट सेल का मान दे दिया इतना। तो हमारा डेल्टा G नॉट बराबर होता है, डेल्टा G नॉट बराबर हमारा कितना होता है? डेल्टा G नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो हमारा एन का मान कितना है? -2 गुणे एफ का मान क्या है? 96,500 और ई नॉट सेल का मान -1.10। तो हमारा माइनस क्या होगा? हमारा हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? ई नॉट सेल का मान हमारा कितना है? सॉरी यहाँ पर हमारा क्या? ये प्लस में ही दिया ना 1.10। तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 212 - 2 1 2 212 300 जूल प्रति मोल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? डेल्टा G नॉट का मान हमने क्या किया? निकाल लिया। अब log Kc का मान निकालते हैं। तो हमारा log Kc बराबर होता है कितना? log Kc बेस 10 Kc बराबर होता है हमारा n गुणे ई नॉट सेल बटे हमारा कितना होता है? 0.059 तो हमारा log बेस 10 Kc बराबर हो जाएगा हमारा log बेस 10 Kc बराबर निकल के आ जाएगा एन का मान कितना हमारा? 2, ई नॉट सेल का मान 1.1 बटे ई नॉट सेल हमारे बटे 0.0591। अब इसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 37.2। हमारा क्या आएगा? 37.2 आंसर हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करते रहिएगा, जिससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन बेस्ट हो जाएगा। तो क्योंकि हमको क्या करना है? आपको कम समय बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आपको क्या कीजिए? कैलकुलेशन तो इतना कर ही सकते हैं इसमें, इससे कारण इसमें भाग दे देंगे इन दोनों का गुणा करके, तो आसानी से क्या होगा? इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो हमारा तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी। तो इस तीसरे चैप्टर में एकदम शानदार तरीके से हम इस चैप्टर का करने वाले हैं क्या? द एंड। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कौन कौन से क्या हैं फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने पहला देखा था A + B + 2B मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बना दे रहे हैं। क्या हमारे A + B अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं। तो इसके लिए वेग समीकरण, हमारा वेग समीकरण क्या हो जाएगा? इसके लिए वेग हमारा क्या हो जाएगा? A की सांद्रता क्या है? हमारा 1 है और B की सांद्रता क्या है? पावर 2। तो हमारा कोटि यहाँ पर कोटि n का मान हमारा कोटि हो जाएगा, कोटि n। तो सांद्रताओं की घातों का अनुपात, सांद्रता की घात क्या? 1 + 2 यानी क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोट हो जाएगी 3। अब शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हमारा K का मान कैसे निकालेंगे? तो शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए हमारा K का मान हो जाएगा
शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए हमारा के का मान निकल के आ जाएगा कितना, आर नाट माइनस आर बटे हमारा कितना आ जाएगा टी, और एक हमारा हो जाएगा, हमारा एक हो गया। फिर हमारा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा के बराबर लिख सकते हैं आर नाट बटे टी, 2 इंटू टी हाफ, अर्धायु काल का क्या हमारा ये फार्मूला है। अब फिर हमारा दूसरा, अब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, अब हमारा क्या है, तीसरा है प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट के लिए हमारा के का मान हो जाएगा वेग स्थिरांक के का मान, तो हमारा के का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे टी गुणे लाग बेस 10 बटे आर नाट बटे आर, आर नाट बटे क्या जाएगा हमारा आर, तो हमारा आर नाट बटे आर हो जाएगा। तो हमारी प्रारंभिक अंतिम सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता, फिर हमारा के का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.693 बटे टी हाफ, अर्धायु काल का हमारा फार्मूला क्या रहेगा 0.06 इंटू 693, तो हमारा क्या ये हमारा का अर्धायु काल का भी हमने क्या किया प्रथम कोट के लिए लिख लिया। ये क्या हमारे फार्मूला है। तो अब आइए आर्हेनियस का समीकरण, एक और हमारा फार्मूला बचा हुआ है आर्हेनियस का समीकरण, तो हमारा चौथा पढ़ेंगे इसमें आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस का समीकरण हमारा चौथा है आर्हेनियस का समीकरण, आर्हेनियस का समीकरण आर्हेनियस का समीकरण। तो आर्हेनियस के समीकरण में हमारा कई अभिक्रियाएं इसमें पढ़ेंगे, तो आर्हेनियस के समीकरण में आइए एक एक करके देखते हैं। हम पहले हमारा के बराबर होता है क्या, के बराबर होता है ई का पावर माइनस ई ए बटे आर टी, ई ए बटे आर टी, जहाँ हमारा हमारा क्या के वेग स्थिरांक, हमारा क्या है के वेग स्थिरांक है, और हमारा ए क्या है हमारा आर्हेनियस स्थिरांक है, हमारा ए हमारा क्या आर्हेनियस स्थिरांक है, आर्हेनियस स्थिरांक है, और हमारा माइनस ई ए, हमारा माइनस ई ए क्या हमारा सक्रियण ऊर्जा है, ये हमारा क्या सक्रियण ऊर्जा हमारा क्या ये सक्रियण ऊर्जा है। आर हमारा क्या है, आर का मान हमारा 8.314 जूल केल्विन प्रति मोल है, और हमारा टी क्या है हमारा ताप है, किसमें केल्विन है, ताप हमारा क्या केल्विन में है। और हमारा अगला है आर्हेनियस का हमारा लॉग के बराबर होता है लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी, तो ये दो हो गया, और एक हमारा होता है, एक और हमारा इसी में होता है, यदि क्या हो T1 और T2 ताप दिया हो, यदि T1 और T2 दिया हो तब, यदि टेम्परेचर दिया हो तब हमारा लॉग K2 बटे K1 बराबर होता है ई ए बटे 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 बटे हमारा क्या रहेगा T1 T2। अब इन फार्मूलों का यूज करके अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है 1/2 ए से हमारा क्या होगा 2b के लिए, 1/2 ए से 2b के लिए ए के विघटन की दर और बी के बनने की दर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो हमारा
यहाँ पर बनने की दर हमारा कह रहा क्या, यदि हमारा 1/2 A है और हमारा क्या है यहाँ पर 2B है, तो यहाँ पर क्या है हम 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ दोनों तरफ क्या है 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, हमारा कितना आ गया A से क्या बन जाएगा, A से हमारा 4B बन जा रहा है। जब A से 4B हमारा बन रहा है तब क्रिया की दर हो जाएगी DA बटे हमारा कितना हो जाएगा DT, DA बटे DT बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 आगे आ जाएगा D, यहाँ पर क्या आ जाएगा B बटे हमारा क्या आ जाएगा DT, तो हमारा हो जाएगा DT। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा DT आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो DA बटे हमारा कितना है DA बटे DT 1/4 DB अपन DT, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ पर सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। तो हमारा शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए शून्य कोट के लिए होता है K का मात्रक शून्य कोट के लिए K का मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और प्रथम कोट के लिए होता है, प्रथम कोट के लिए हमारा होता है सेकंड इनवर्स, और हमारा द्वितीय कोट के लिए हमारा द्वितीय कोटि के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारा यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यानी ऑप्शन नंबर डी ही तो यहाँ पर हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है सूत्र के में ए का पावर -EA अपान RT के लिए सत्य कथन है, के साम्य स्थिरांक है, गलत, R रिडबर्ग नियतांक है, गलत, या ए अधिशोषण गुणांक है, यहाँ पर ये भी गलत है। हमारा EA हमारी क्या सक्रिय ऊर्जा है, तो हमारा सक्रिय ऊर्जा के लिए क्या है हमारा दिया है, तो हमारा क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। तो हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को क्या किए समझाइए। तो हम लिख सकते हैं कि वह स्थिरांक जो वेग समीकरण में वह स्थिरांक जो वेग समीकरण में अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रताओं को अनुपात होता है। वह स्थिरांक जो वेग समीकरण में अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की सांद्रताओं का अनुपात होता है, अनुपात होता है, उसे वेग स्थिरांक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं वेग स्थिरांक कहते हैं। तो हमारा वेग बराबर हो जाएगा क्या, हमारा वेग बराबर हो जाएगा K इंटू A इंटू B, ए की सांद्रता गुणे B की सांद्रता। हमारा जहाँ के क्या है हमारा वेग स्थिरांक है, जहाँ के वेग स्थिरांक है, हमारा क्या वेग स्थिरांक है। तो हमारा K बराबर हो जाएगा वेग बटे ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही कड़ा, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो पहले अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट, उसके बाद समाकलित वेग समीकरण को क्या करेंगे हम प्राप्त करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया की आणविकता, तो आणविकता लिखते हैं, आणविकता आणविकता बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया की आणविकता हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वालों अभिकारकों के वाले अभिकारकों के अभिकारकों के अभिकारकों के अणुओं की संख्या को, अभिकारकों के अणुओं की संख्या को, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, को आणविकता कहते हैं, अणुओं की संख्या कहते हैं आणविकता कहते हैं, आणविकता कहते हैं, आणविकता आणविकता कहते हैं। और कोटि, अब कोटि किसे कहते हैं, तो वेग समीकरण, वेग समीकरण में अभिकारकों की, वेग समीकरण में अभिकारकों की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को, सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब इसका समाकलित वेग समीकरण आइए देखते हैं। तो हमारा आर से क्या रहा, हमारा पी बना रहा है, कोई हमारा अभिकारक है, क्या कर रहा है, अब उत्पाद बना रहा है। तो हमारा इसके लिए वेग समीकरण हो जाएगा डी आर बटे हमारा क्या हो जाएगा डी टी, तो माने डी आर बटे डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के, यहाँ पर आर का पावर हमारा कितना है 1 है, आगे क्या गुणांक 1 है हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी आर, यहाँ लिख सकते हैं डी आर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी आर बटे हमारा क्या आएगा, ए आर यहाँ आ जाएगा, तो लिख देंगे क्या हमारा आर की सांद्रता लिख देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस के डी टी, माइनस क्या आ जाएगा माइनस के डी टी, और माइनस के डी टी इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब यहाँ करेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब समीकरण 1 का क्या करेंगे हम समाकलन करने के, तो क्लोज करें हमारा इंटीग्रेशन डी आर बटे हमारा क्या जाएगा आर। तो इसके सापेक्ष क्या इसका कर रहे हैं, तो हमारा कितना जाएगा माइनस के कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर डी टी हो जाएगा। तो हमारा कितना होगा इसका 1/r का हो जाएगा log r, तो हमारा log बेस ई हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा r बराबर माइनस के टी प्लस हमारा क्या सी, क्योंकि निश्चित समाकलन है तो क्या हमारा कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो अब समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 2। अब हमारा यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 2 से हम समीकरण 2 से हम हमारा क्या सी का मान निकल के आ जाएगा log r 0 log बेस ई हमारा क्या होगा 0, यदि क्या इसका मान t का मान क्या t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, तो हमारा क्या होगा t बराबर 0 पर मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर। तो प्रारंभ में क्या होता है हमारा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ समीकरण 2 में क्या है, अब हम इसमें मान रख देंगे c बराबर इतना रख देंगे,
तो हमारा हो जाएगा c बराबर उतना मान रखने पर हमारा हो जाएगा log यहाँ r की सांद्रता बराबर माइनस के टी माइनस हमारा माइनस नहीं है हमारा क्या प्लस है, प्लस log बेस ई हमारा क्या है r नॉट। अब हमारा क्या इसको इधर लाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा के टी बराबर निकल के आ जाएगा के टी बराबर हो जाएगा के टी बराबर के टी को इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log बेस ई इंटू r नॉट माइनस हमारा कितना आ जाएगा log बेस ई क्या है हमारा r। तो हमारा क्या r क्या हमारा प्रारंभिक सांद्रता है। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या है प्रारंभिक सांद्रता r तो है प्रारंभिक है और हमारा क्या अंतिम सांद्रता है। तो हमारा यहाँ पर अब यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा के टी बराबर निकल के आ जाएगा के टी बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर के टी बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा log a माइनस log b बराबर का log a बटे b होता है। यहाँ पर हो जाएगा log r नॉट बटे log r नॉट बटे क्या हो जाएगा r नॉट बटे r हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ने क्या किया अब t का मान क्या यहाँ पर आ जाएगा तो हमारा k अब यहाँ पर k बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/t यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा log बेस e यहाँ पर क्या हो जाएगा r नॉट बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारा r। अब यहाँ पर इसको बेस 10 में बदलने के लिए क्या हम 2.303 से क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे तो हमारा k का मान निकल के आ जाएगा 2.303 बाई टी 2.303 बाई टी हो जाएगा यहाँ पर log बेस 10। तो यहाँ पर r नॉट बटे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा r। तो ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या किया समाकलित वेग स्थिरांक का हमने क्या किया मान भी निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको क्या कीजिएगा आप घर पर ट्राई कीजिएगा और इसके आगे के हम क्वेश्चन इसको भी हम अगले वीडियो में कराने वाले हैं। तो पार्ट 2 को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पार्ट 2 को में हम क्या करेंगे इस चैप्टर का क्या करेंगे फर्स्ट बुक का हम क्या करेंगे द एंड कर देंगे। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हमारा पार्ट 2 जल्द ही कल ही मिल जाएगा। यदि इस वीडियो को प्यार नहीं देंगे तो पार्ट 2 जब आप शेयर ही नहीं करोगे लाइक नहीं करोगे तो हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर प्राप्त करना है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। उसके बाद सेकंड बुक की करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।